चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। देखो हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने पढ़ लिया था फोर्स क्या होता है। बताएगा कोई मुझे क्या होता है फोर्स? हाँ, अ पुश और पुल और हिट दैट कॉज अ चेंज इन एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स, है ना। कोई भी ऐसा पुश या फिर पुल या फिर किसी को हम हिट करते हो जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स किस किस को चेंज कर सकता है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया था। आगे हमने पढ़े थे फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स कौन से होते हैं? हाँ, जो इक्वल फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस फोर्स जब कोई भी दो अनइक्वल फोर्स अप्लाइड होते हैं तब उनको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने यहां से एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या होता है? अर्थ नहीं, कोई भी सरफेस जो होती है ना, कोई भी सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये हमने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, हम फ्रिक्शन ही पढ़ रहे थे। जैसे हम किसी ब्लॉक को अगर आगे की तरफ मूव कराना चाहते हैं तो हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जो ब्लॉक जिस सरफेस से भी टच होगा वो सरफेस भी उस पर एक रिटर्न में फोर्स लगाती है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब हमारा फोर्स, वो देखो सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी ज्यादा रफ सरफेस है, देखो इस टॉपिक को बताता हूं मैं। मान लो एक है हमारे पास मार्बल, है ना। मार्बल, ये है हमारे पास मार्बल की सरफेस। तो मार्बल क्या होता है? एकदम स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ सरफेस है मार्बल की, है ना। अगर इस सरफेस पे हम कोई एक बॉल को मूव कराएं तो ये बॉल इजीली इधर साइड मूव हो जाएगी। थोड़ा सा पुश करेंगे और ये बॉल मूव होते होते इधर आराम से आ जाएगी। ठीक है। वहीं पे अगर हम एक रफ सरफेस लें, ठीक है, ये एक हमारे पास रफ सरफेस है, बहुत ही ज्यादा खुदड़ी सरफेस है। अगर हम इस पे इसको मूव कराना चाहें तो ये बॉल मूव तो होगी, लेकिन इसकी स्पीड इस पे बहुत स्लो होगी। क्यों? क्योंकि ये जो रफ सरफेस है इस पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी पीछे की तरफ को। फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और जो फोर्स एक्सटर्नली हम लगाते हैं उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये डिपेंड होता है सीधा सीधा किस पर? सरफेस पर। अगर कोई सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, तो उस सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है, उस सरफेस का फ्रिक्शन होता है जीरो। ठीक है। वो कोई भी फोर्स नहीं लगाती है फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पर। चलो देखो फ्रिक्शन को ही आगे पढ़ते हैं। जब हम कोई भी साइकिल चलाते हैं तो साइकिल देखो, अब इस साइकिल के एग्जाम्पल से ही समझना। तीन केस ले रहे हैं हम। जब हम साइकिल चला रहे होंगे, जो ग्लास होता है ना, ग्लास, ग्लास पर, है ना, ग्लास बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। एक जो ईटी वाली रोड होती है ना, जिसको खड़ंजा बोलते हैं, सही है, एक वो वाली सरफेस हो गई रफ रोड, और एक रोड हो गई स्मूथ जो हाईवे होता है। इन तीन जगहों पे अलग अलग हम केस स्टडी करेंगे। तो देखो, जब हम साइकिल में पेडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? साइकिल कुछ समय तक आगे चलती है लेकिन कुछ समय के बाद वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए, जो ये साइकिल के पहिए होते हैं, साइकिल के पहिए तो आगे की तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ये अर्थ से कनेक्टेड है या रोड से कनेक्टेड है, ये रोड उसकी तरफ को पीछे फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स।
तो क्या होगा, धीरे धीरे जब ये फोर्स पीछे की तरफ को लगेगा तो इस साइकिल की स्पीड को ये कम कर देगा। और क्योंकि हमने पेंडल मारना बंद कर दिया है तो धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स जो पेंडल से लग रहा था वो तो कम होता जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कंटिन्यूसली अपना काम करता रहेगा। इसलिए ये साइकिल कुछ समय के बाद रुक जाएगी। अब इसी केस को हम तीनों जगह देखते हैं। बताओ, हम साइकिल चला रहे थे, पहले केस में जो रोड है वो गिलास की है, दूसरे केस में एक बहुत ही ज्यादा रफ बेकार रोड है, और तीसरे केस में एक हाईवे है। तो बताओ कौन से वाले रोड पर साइकिल सबसे ज्यादा दूर चलेगी पेंडल को जब हम मारना बंद कर देंगे, ये पेंडल लगाना बंद कर देंगे। बताओ। कौन से रोड पर साइकिल सबसे ज्यादा चलेगी? गिलास पर, है ना, सिंपल है। गिलास पर क्यों? क्योंकि गिलास वाली जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, और स्मूथ सरफेस होने की वजह से उसका फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम साइकिल कौन सी रोड पे चलेगी? जो रफ सरफेस होगी, है ना, क्योंकि उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ में आया, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड होता है? वो होता है सरफेस पे डिपेंड। जितनी खुदड़ी सरफेस होती है उतना ज्यादा उसका फ्रिक्शन फोर्स होता है। जो हम खड़े होते हैं या जो हम चल पाते हैं वो भी हम फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चल पाते हैं। जब हम आगे की तरफ को चलते हैं तो हम अपने रोड पर पैर जमा के फिर पीछे की तरफ को धक्का लगाते हैं, और तब हम आगे की तरफ को जाते हैं। रोड पे जब हम चलते हैं तो अपने पैरों से पीछे की तरफ तो पुश करते हैं अपनी बॉडी को, तब हम आगे की तरफ को जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई रोड बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगी, गिलास या मार्बल पे अगर हम पानी डाल दें, मार्बल की सरफेस पे अगर हम पानी डाल देते हैं तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है ना, फिसलने लगते हैं हम उस पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्बल के ऊपर पानी डालते हैं ना तो उसका फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम अपने पैर उस पर रख नहीं पाते। जैसे ही हम पैरों से पीछे की तरफ को फोर्स लगाते हैं तो वहां पे तो फ्रिक्शन फोर्स है नहीं जो हमारे पैर को रोकेगा, तो हमारा पैर पीछे की तरफ को ही स्लिप हो जाता है। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। हम चल पाते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अगर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा तब हमें चलने में दिक्कत होगी, अगर ज्यादा ही कम फ्रिक्शन फोर्स होगा तब भी हमें चलने में दिक्कत होगी। एक नॉर्मल फोर्स जब होगा तब हम आसानी से चल पाते हैं। तो ये साइकिल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलो अब आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ, न्यूटन्स नहीं, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। सही है। अब देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है मोशन का। जो मोशन का फर्स्ट लॉ होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे इसके। अब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ का नाम याद रखना, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ का नाम याद रखोगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये है क्या, देखो मैं बताता हूं। फर्स्ट लॉ ये कहता है अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो ऑलवेज रेस्ट में रहेगी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो ऑलवेज मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझ में आया? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, ये समझ में आया? जैसे मान लो अगर एक टेबल है और उस टेबल पे एक डस्टर रखा हुआ है, तो ये जो डस्टर है, ये डस्टर अभी रेस्ट में है ना, ये कब तक रेस्ट में रहेगा? कब तक रेस्ट में रहेगा? ये जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, या तो इसको अपने हाथ से उठा के कहीं और ना रख दें। मतलब कहने का मतलब ये है जब तक इस पे कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये रेस्ट में रहेगा।
वैसे ही अगर कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो वो ऑलवेज मोशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट की स्टेट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में हो, वो तब तक उसी स्टेट में रहता है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नली हम फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट लॉ क्लियर है? अब देखो, ये जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रहना है जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रहा हो, या अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को अनडिस्टर्ब रखना चाहती है। मतलब अनडिस्टर्ब रखना चाहती है, इसका मतलब क्या? अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी हमेशा, और अगर वो मूव कर रही है तो वो हमेशा मूव करता रहना चाहेगी। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये समझ में आया? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी को, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो मूव कर रही है तो वो मोशन ही करती रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इनर्शिया। चलो, अब अगर हम इनर्शिया के अपोजिट कोई भी काम करेंगे, सही है, इनर्शिया के अपोजिट अगर हम कोई भी वर्क करेंगे तो उसके जो रिजल्ट होते हैं कभी कभी बहुत खतरनाक भी होते हैं। देखो, जैसे ये साइकिल हम चला रहे थे इधर, तो अभी ये जो साइकिल है, ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है साइकिल और ये इंसान, क्या होगा? ये साइकिल और ये इस पे बैठा जो इंसान है, अभी जो इसका इनर्शिया है, वो इनर्शिया क्या चाहेगा? कि ये हमेशा मूव करती रहे, क्योंकि ये अभी मूव कर रही है। तो इसका इनर्शिया क्या चाहता है? इनर्शिया तो हमेशा वही चाहता है जो बॉडी कर रही है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया चाहता है कि वो बॉडी मूव करती रहे हमेशा। मतलब उसकी जो पोजीशन है, सॉरी पोजीशन नहीं, उसकी जो भी सिचुएशन है उसमें कोई भी चेंज करना नहीं चाहता इनर्शिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि आगे चलते चलते ये रोड पे एक पत्थर आ गया, ब्लॉक आ गया ये, और इससे साइकिल टकरा गई। साइकिल टकराने के बाद साइकिल तो रुक गई, हाँ, ये साइकिल तो रुक गई, लेकिन साइकिल के साथ साथ ये जो इसके ऊपर इंसान बैठा हुआ था, इसका भी तो इनर्शिया था। इनर्शिया क्या चाहेगा इस इंसान से? कि तू हमेशा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर, आगे की तरफ मूव कर। तो साइकिल तो यहाँ से रुक गई, लेकिन इसने साइकिल को पकड़े हुए नहीं था ये सही से, तो इसका इनर्शिया इसको कहाँ ले गया? साइकिल से आगे ले गया, और ये क्या हुआ? गिर गया। तो ये किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या क्या जब अगले ब्रेक लगाते हैं तब भी ऐसी होता है। ये एग्जाम्पल आगे अभी हैं, सारे समझाएंगे। तो इतना समझ में आया इनर्शिया क्या है? पहले मुझे इतना बताओ, इनर्शिया समझ में आया? इनर्शिया क्या है बताओ मुझे जरा, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया की ये सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया, और यही हमारा पहला लॉ भी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो ऑलवेज मोशन करता रहेगा। कब तक?
जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। आवाज सही आ रही है मेरी? अभी बताओ, अभी सही आ रही है मेरी आवाज? जब भी आवाज दिक्कत किया करे मुझे बता दिया करो तुरंत। तो इनर्शिया समझ में आया? अभी भी सही नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ। हाँ तो देखो, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको उसी स्टेट में रखना चाहती है जिस स्टेट में वो बॉडी है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रखना चाहेगी, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही, उसको मोशन में ही रखना चाहेगी। इसको बोल देते हैं इनर्शिया। अब देखो आगे इनर्शिया ही पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल्स इनर्शिया की। जब आपने देखा होगा, अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है ना, कि सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं लगा रखी और वो कार चला रहा है, तो क्या होगा? अगर अचानक से ब्रेक मारने पड़ गए ना, ब्रेक लगाने पड़ गए, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा? कार तो रुक जाएगी, है ना। लेकिन कार रुक गई, लेकिन कार के अंदर जो इंसान है अगर उसको किसी भी चीज की सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो उसका इनर्शिया क्या बोलेगा? अभी कार मोशन कर रही थी, कार आगे की तरफ चल रही थी, ठीक है। अचानक से ब्रेक लगा दिए। मान लो अगर सीट बेल्ट हमने नहीं पहनी है, सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी है तो कार तो रुक जाएगी। कार तो रोक दी हमने ब्रेक लगा के, लेकिन हमारी बॉडी कैसे रुकेगी? हमारी बॉडी तो आगे जाना चाहेगी, क्योंकि बॉडी का इनर्शिया क्या कहेगा कि तुम मोशन में हो, कंटिन्यू मोशन में रहो। आगे को मोशन कर रहे हो तो आगे की तरफ चलते रहो। तो अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो हम आगे जाके ठुक जाएंगे कार के उससे, बोनट से, डैशबोर्ड जो होता है। समझ में आया? लेकिन अगर वहीं सीट बेल्ट हम पहने होंगे तो जैसे ही हमारा शरीर आगे को जाना चाहेगा तो ये सीट बेल्ट हमको रोक लेगी। तो ये सीट बेल्ट लगी हुई है, तो सीट बेल्ट हम इसीलिए तो लगाते हैं। अरे मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? प्रशांत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, आपका फोन दिक्कत कर रहा है। अब बताओ, क्लियर आ रही है? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया क्या होता है? अगर हमने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो कार अगर आगे की तरफ चल रही है, तो इस कार का इनर्शिया क्या बोलेगा कि आगे की तरफ कंटिन्यू चलते रहो, रुकना नहीं है। लेकिन अगर हमें सडनली ब्रेक लगाने पड़ गए, तो ब्रेक से कार तो रुक जाएगी, है ना। कार तो रुक जाएगी ब्रेक से, लेकिन जो कार के अंदर ये ऑब्जेक्ट है जो भी इस कार को ड्राइव कर रहा है, इसको कौन रोकेगा? इसको तो रोकने के लिए कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक तो केवल कार के लिए है। तो इसकी बॉडी क्या होगी? इनर्शिया इसकी बॉडी को आगे ले जाएगा कि तुम चलते रहो, अब पहले से मोशन में थे, चलते रहो। तो क्या होगा? ये आगे जाके इसके डैशबोर्ड में ठुक जाएगी। लेकिन वहीं अगर हमने सीट बेल्ट लगा रखी है, तो सीट बेल्ट क्या होगी? सीट बेल्ट हमको आगे जाने से रोकेगी, वो हमको यहाँ से रोक लेगी। तो समझ में आया? जब भी हम, दूसरा देखो, जब भी बस आगे की तरफ को जाती है, जब भी अगर बस रुकी हुई है, अभी रुकी हुई है बस, और सडनली आगे की तरफ को जाए, तो हमारी बॉडी पीछे की तरफ को जाती है। ये दिख रहा है नहीं तुमको? इधर जब भी बस आगे की तरफ को जाती है तो हमारी बॉडी क्या होता है? पीछे की तरफ को झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बस रुकी हुई थी, जब बस रुकी हुई थी तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे खड़ी हुई थी, है ना। ये हम यहाँ पे खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही बस आगे की तरफ गई तो हम तो रेस्ट में थे ना, पहले पहले तो हम रेस्ट में थे। अब जब पहले रेस्ट में थे तो हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या कहेगा कि रेस्ट में ही रहो। रेस्ट वाली पोजीशन तो कहाँ रह गई? पीछे। जैसे ही हम आगे को मूव हुए तो रेस्ट वाली पोजीशन तो पीछे रह गई। तो इसलिए जो इनर्शिया होगा वो हमारी बॉडी को पीछे की तरफ को पुश करेगा कि वापस उसी पोजीशन में जाओ जिस पोजीशन में थे। तो जैसे ही बस सडनली एकदम आगे की तरफ को चलती है तो हम पीछे की तरफ को जाते हैं। और बस अगर एकदम से ब्रेक लगा देती है, तो बस के ब्रेक लगाने से क्या हुआ? बस तो एकदम रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो क्या चाहेगा कि हम आगे की तरफ को चलते रहें।
जैसे ही बस एकदम से रुकती है तो हम आगे की तरफ को हमारी बॉडी पे फोर्स लगता है। आया समझ में? क्लियर सब कुछ? अब देखो, यही कॉन्सेप्ट होता है जब हम कार में बैठते हैं और जब हम राइट को टर्न लेते हैं। कार में बैठे हुए जब हम राइट डायरेक्शन को टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन को जाती है, या जब हम लेफ्ट डायरेक्शन को टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी राइट डायरेक्शन को जाती है। जब भी हम टर्न लेंगे तो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जाएगी। वो भी क्यों जाएगी? ड्यू टू इनर्शिया। तो अब पूरी तरह से समझ में आया इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या चाहता है? जो भी बॉडी की पोजीशन है वो हमेशा उसी पोजीशन में रहे, वो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता। समझ में आया? चलो, ये कुछ हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं। इनर्शिया के ही एग्जाम्पल्स हैं ये सब, एक्टिविटी करके देख सकते हैं हम। कैरम बोर्ड आप सभी ने खेला होगा। कैरम बोर्ड जब हम खेलते हैं तो ये जो पूरा पाइल होता है जिसपे सारी गिट्टी रखी हुई होती है, तो अगर हम जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर सबसे नीचे वाले उसमें मारे ना, सबसे नीचे वाली गिट्टी को पुश करे तो केवल नीचे से एक ही गिट्टी निकलेगी, बाकी सारी की सारी ऐसे ही रखी रहेंगी। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो यहाँ पे गिट्टी रखी हुई हैं, जो कॉइन्स रखे हुए हैं, उनका इनर्शिया क्या कहेगा कि तुम रेस्ट में ही रहो। नीचे वाली कॉइन पर केवल हमने फोर्स लगाया तो नीचे वाला कॉइन निकल के चला जाएगा। वैसे ही एक एग्जाम्पल हम ये कर सकते हैं, एक गिलास ले सकते हैं, उस पर एक कार्ड रखें और कार्ड के ऊपर एक कॉइन को रख दें, और जब हम कार्ड को बहुत तेजी से फोर्स लगा के पुश करेंगे तो ऐसा करने पर क्या होगा? ये कॉइन तो अभी रेस्ट में है, तो इस कॉइन का जो इनर्शिया होगा वो इसको रेस्ट में रखना चाहेगा, लेकिन कार्ड को हमने फोर्स लगा के आगे की तरफ पुश कर दिया तो कार्ड तो आगे की तरफ पुश हो जाएगा और ये कॉइन यहीं रेस्ट में था, तो ये कॉइन कहाँ गिर जाएगा? गिलास में गिर जाएगा, जब इसके नीचे से कार्ड आगे की तरफ निकल जाएगा तो। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज हैं, आप करके देख सकते हैं। क्या हुआ? मेरी आवाज सभी को सही नहीं आ रही है? सही आ रही है ये बताओ, किस किस को सही नहीं आ रही है ये बताओ। सही आ रही है ना? प्रशांत, आप एक बार फिर से क्लास को ज्वाइन कर लो अगर आपको सही नहीं आ रही है तो ये एक्टिविटीज आपको समझ में आई? बताओ भाई, मुझे बताओ जल्दी। चलो, अब देखो ये जो इनर्शिया होता है ये किस पर डिपेंड होता है? इनर्शिया सीधा सीधा डिपेंड होता है मास पर। जो इनर्शिया होता है वो किसी भी बॉडी का सीधा सीधा डिपेंड होता है मास पर। देखो, अगर मास ज्यादा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज्यादा है, तो अगर हमको उसकी पोजीशन से हटाना है तो हमें उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे? मान लो हमारे पास एक ट्रेन है, या छोड़ो, ट्रेन तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। हमारे पास एक कार है और एक साइकिल है, ये दो चीजें हैं, दोनों अभी रेस्ट में है। मान लो जो कार का मास है वो 200 किलो है और जो साइकिल का मास होता है वो ऐसे ही होता है, 10 से 20 किलो मान लेते हैं, छोड़ो, ठीक है, 20 kg लेट कर लेते हैं, कोई नहीं। हमें इन दोनों को मूव कराना है और फोर्स लगा के मूव करना है, मतलब पीछे से धक्का लगाना है और मूव कराना है। तो बताओ किसको तुम इजीली मूव कर लोगे? साइकिल को, क्योंकि साइकिल का मास कम है। अभी ये दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है और कार भी रेस्ट में है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होगा वो इनको काय में रखना चाहेगा? इनको रेस्ट में ही रखना चाहेगा। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में रखना चाहता है जिस स्टेट में वो है। अभी ये दोनों रेस्ट में है तो इन दोनों
ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया है वो इनको रेस्ट में ही रखना चाहेगा, लेकिन हमें इसको अगर आगे की तरफ चलाना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जो भी हम फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का ये अपोज करेगा क्या, इनर्सिया। इनर्सिया क्या बोलेगा कि नहीं तुम रेस्ट में ही रहो, लेकिन हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो देखो इस साइकिल का इनर्सिया है कम, इस साइकिल का इनर्सिया कम है क्योंकि इसका मास है कम, तो इसका इनर्सिया जल्दी ही इसको मोशन में ले आएगा। सही है, फोर्स लगा के हम इसको जल्दी मोशन में ले आएंगे। लेकिन कार का इनर्सिया बहुत ज्यादा है तो ये अपोज भी बहुत ज्यादा करेगा, और ऐसा करने पर इसका इनर्सिया भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, मास ज्यादा है तो इनर्सिया ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये निकलता है जो आपको याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्सिया होगा। तो यहां से ये याद रखेंगे कि जो इनर्सिया होता है वो किसके साथ वेरी करता है, मास के साथ। जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनका इनर्सिया बड़ा होता है। सही है, और ऐसा होने पर जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दे रेसिस्ट चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन मोर स्ट्रांगली। तो वो क्या होते हैं, अगर उनमें कोई भी चेंज करा जाए, या तो उनके मोशन में चेंज करा जाए या रेस्ट की पोजीशन में, तो वो उसका अपोज करते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। अगर कोई भी मोशन में है, अगर उसको रेस्ट में लाना है, मान लो अब ये दोनों रेस्ट से मोशन में आ गए, कार भी और साइकिल भी, है ना, अब ये आ गए मोशन में। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो इनर्सिया होगा वो क्या चाहेगा कि ये मोशन में ही रहे, लेकिन हमें क्या करना है, इनको रोकना है ना। मान लो कोई एक इंसान खड़ा है सामने और वो इनको रोकना चाहता है फोर्स लगा के, तो साइकिल को तो ये एक बार को सोच लेगा कि हाँ मैं रोक सकता हूँ आगे हाथ लगा के, क्योंकि इसका इनर्सिया कम है, मास कम है, इनर्सिया कम है। लेकिन जैसे ही कार को रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होने वाला है, इसका रोक पाएगा कार को? सही है, हाँ, इसका तो गेम ओवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्सिया बहुत ज्यादा है। तो इनर्सिया ज्यादा होने की वजह से ये इसको रोक भी नहीं पाएगा, रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया अब इनर्सिया क्या है? चलो अब देखो इनर्सिया के कुछ एग्जांपल देखो। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। हम किसी भी एम्प्टी खाली अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है तो उसको हम इजीली पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बॉक्स किताबों से भरा हुआ है, किताबों से भर गया मतलब उसका मास ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्सिया भी ज्यादा हो गया। अब जब इनर्सिया ज्यादा हो गया तो अब हमें उसको पुश करने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? वैसे ही अगर हम किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो हवा में उड़ जाती है, क्यों? फुटबॉल का मास कम होता है। लेकिन अगर वहीं हम किसी स्टोन को किक करेंगे, पता चला कि हमारा हाथ ही पैर ही सूज जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्टोन का जो मास होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो मुश्किल से ही मूव कर पाएगा। ठीक, अब अगर यही एक्टिविटी जो बताई थी मैंने कॉइन की, यही जो एक्टिविटी कॉइन की हमने बताई थी, इस कॉइन को भी चेंज करके देखना। अगर हम पहले 1 रुपए का सिक्का रख रहे थे, लेकिन अगर हम 5 रुपए का सिक्का रखें तो क्या होगा ये देखना। 5 रुपए के सिक्के में ज्यादा मास होता है ना, जो 5 रुपीज वाला कॉइन होता है कंपैरिजन में 1 रुपए के कॉइन से उसमें ज्यादा वेट होता है। जिसमें ज्यादा वेट होता है उसके नीचे से कार्ड को खिसकाना भी थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें उसके लिए। ठीक, समझ में आया? अब देखो तीसरा, ये भी देख लो लास्ट वाला। जो एक छोटी बैलगाड़ी होती है उसमें वजन थोड़ा कम होता है, तो वो उसकी वेलोसिटी जल्दी से तेज हो जाती है। मतलब अगर हम एक बैलगाड़ी जो होती है ना इस तरह की, अगर वो खाली है तो उसको जल्दी से हम स्पीड में ला सकते हैं थोड़ा फोर्स लगा के। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर एक ट्रेन की बात करी जाए
तो ट्रेन का मास तो बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम उस पर उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना बैलगाड़ी पे लगा रहे हैं ना, तो उससे उसका कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से इनर्शिया फिर से देख लो। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इनर्शिया क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की, मेरी आवाज सही आ रही है? इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी जो क्या करती है? रेसिस्ट, मतलब उसका अपोज करती है, विरोध करती है। किस चीज का विरोध करती है? जो भी उसमें चेंज हो रहे हैं। अब चेंज किस किस में हो रहे हैं? या तो वो उसकी मोशन की स्टेट में चेंज हो, या फिर उसकी रेस्ट की स्टेट में चेंज हो। सही है। और जो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम किससे मेजर करते हैं? उसके मास से। जितना ज्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। यहां तक कोई भी डाउट? चलो, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये फर्स्ट लॉ था। जरा मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताओ क्या होता है। हाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सही है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले मैं एक चीज बताऊंगा इसमें। व्हाट इज मोमेंटम? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। मोमेंटम क्या होता है? देखो, अगर कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, सही है, जिसका मास m है, और वो बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, उसकी एक वेलोसिटी है v। चलो यहां से ही एक फिगर उठा लेते हैं, इससे अच्छा समझ में आएगा। इसको छोड़ो, मान लो ये ट्रक है, ठीक है, और इसका मास है m। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मान लो ये ट्रक है और इसका मास है m, ठीक है, और ये एक वेलोसिटी v से चल रहा है। तो मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, वही कहलाता है मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ये समझ में आया? हाँ, द वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मान लो अगर इसका मास, इस ट्रक का मास 500 केजी है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास है इसका 500 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 20, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, अब मोमेंटम की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो जाती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट भी समझ में आई? ठीक है, अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमें उसके लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है, और जो वो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई ये एक बॉडी है जिसका मास m है। अभी ये बॉडी किसी इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रही है, ठीक है, और हमें इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके हमें एक u2 वेलोसिटी पर लेकर जाना है। तो अगर हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो पहले बताओ, अगर इस वाले केस में, पहले वाले केस में बात करी जाए, तो पहले वाले केस में इस वाली बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, है ना, उसको हम P1 लेट कर लेते हैं, उसका मोमेंटम होगा m इंटू U1, ठीक है। दूसरे वाले केस में जो इस बॉडी का मोमेंटम है वो कितना होगा, उसको P2 लेट कर लेते हैं m इंटू U2। तो सेकंड लॉ हमको यही बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो फोर्स किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब जो चेंज इन मोमेंटम आया, कितना मोमेंटम में चेंज आया, देखो चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाली क्वांटिटी में से पहली वाली क्वांटिटी को माइनस कर दो, मतलब P2 में से P1 को माइनस कर दो। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, P2 की वैल्यू कितनी है mu2, और P1 की वैल्यू कितनी है mu1, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा P की वैल्यू रख देते हैं mu2 माइनस mu1 अपॉन टी। यहाँ से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास u2 माइनस u1 अपॉन टी, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ u2 माइनस u1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, v माइनस यू अपॉन टी। और बताओ जरा b माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इसकी जगह हम ये जो क्वांटिटी है इतनी इधर, इसकी जगह क्या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो m तो ऐसे ही रह गया, और a, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू ma। पढ़ा है कहीं नहीं, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसी फॉर्मूले का प्रूफ है जो अभी हमने ये करा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। देखो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा कि जो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, जिससे उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। चलो अब ये जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है, अरे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। लेकिन अगर हम उस पर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, वो कब तक रेस्ट या फिर मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर हम फर्स्ट लॉ को ही आगे पढ़े हैं तो इसमें अगर हम कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स लगा दें तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर देगा। वेलोसिटी को चेंज कर देगा मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी तब भी चेंज हो जाएगी, मोशन में आ जाएगा। अगर कोई मोशन में है तब हमने उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहां से बेसिकली तुम्हें एक्सेलरेशन के लिए बताया गया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कब इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन जब इंक्रीज या डिक्रीज होगा जब हम उस पर कोई भी फोर्स लगाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, फोर्स की। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, फोर्स की। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई।
अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सिलरेट करना है, कहने का मतलब उनकी वेलोसिटी में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर फोर्स इज नीडेड फॉर हायर वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए न्यूटन को एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा मोमेंटम का, कि मोमेंटम क्या होता है। ये हमने पढ़ लिया है। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। अब यहीं से देखो, अगर हमें कोई भी बॉडी है, मान लो एक बॉडी का मास है 20 किलोग्राम और एक दूसरी बॉडी का मास है 200 किलोग्राम, ठीक है। और हमें इन दोनों की जो वेलोसिटी है, अभी ये रेस्ट में है, इन दोनों की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड करनी है, तो किस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? बताओ। m2 पे, जिसका मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, इस पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कम फोर्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है। अच्छा, ये तो अभी इसमें हाँ, मोमेंटम, ये ध्यान रखना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी वही डायरेक्शन होगी मोमेंटम की। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब देखो, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द applied unbalanced force in the direction of force। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? वो उसी के बराबर होता है जितना हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आया? हम्म। हाँ, अरे अभी चलो उस तरह से भी करा दूंगा। जैसे आप पहले ये बताओ, सेकेंड लॉ की डेफिनेशन समझ में आई? सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होता है, वो मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होता है? उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स के बराबर। चलो, यहीं से हमने एक बात सीखी कि जो फोर्स होता है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये होता है कि प्रोपोर्शनल का साइन, जिसको हम बोलते हैं कि ये दिखाता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है। जब हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है के। अब यहां पे जो के की वैल्यू होती है, वो के की वैल्यू होती है 1। अब ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट की वैल्यू वही निकालते हैं जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन ने बाय एक्सपेरिमेंट इस के की वैल्यू कितनी निकाली? 1। जब के की वैल्यू 1 है तो एफ किसके बराबर हो गया? डेल्टा पी अपॉन टी के, ठीक है। ऐसा करने पर क्या हुआ? मान लो कोई एक बॉडी है जिसका शुरू में मास तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। मान लो कोई बॉडी एम मास की है जो शुरू में यू वेलोसिटी से चल रही है। कुछ समय के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उसकी वेलोसिटी को चेंज करके वी वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो शुरू वाले केस में अगर मोमेंटम देखें बॉडी का, तो शुरू वाले केस में मोमेंटम कितना था? एम यू। दूसरे वाले केस में मोमेंटम कितना था? एम वी। मोमेंटम में कितना चेंज आया? चेंज के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा पी। डेल्टा जो ये होता है डेल्टा, और डेल्टा रिप्रेजेंट होता है चेंज के लिए, सही है। इसको बोलते हैं हम डेल्टा, और ये क्या दिखाता है? चेंज, कितना चेंज आया। तो ये लिखा हुआ है डेल्टा पी। डेल्टा पी चेंज कैसे निकालेंगे? बड़े वाले मोमेंटम में से छोटा वाला मोमेंटम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये पुट करते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन टी। P2 की वैल्यू कितनी है? P2 की वैल्यू है mv,
माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, mu अपॉन टी। ठीक है, यहाँ से हम m को कॉमन ले सकते हैं, तो m को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी। अब अगर देखा जाए v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है m इंटू ए। समझ में आया, ऐसे ही कराया था। चलो ये इसका प्रूफ दे रखा है, ठीक है, ये अभी हमने कर लिया है। अब देखो यहां से आया हमारे पास फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है, जो फोर्स आया, फोर्स का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, F इक्वल्स टू एम ए। यहां से अगर बात करें जो फोर्स की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होगी, देखो मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से फोर्स की यूनिट निकालेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो यूनिट इसकी ये आई, ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की, एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है किसने ड्राइव करा था, न्यूटन ने। अब न्यूटन ने ड्राइव करा था तो उसने इसकी यूनिट अपने ही नाम पे रख दी, न्यूटन। ठीक है, अब तुमसे अगर डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है, तो उसको किस तरह से डिफाइन करोगे, व्हाट इज 1 न्यूटन, बताओ। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का मास रख दूं 1 और उसका एक्सेलरेशन रख दूं, मास रख दूं 1 किलोग्राम और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस कंडीशन में जो फोर्स आएगा m की वैल्यू भी 1 और a की वैल्यू भी 1, तो फोर्स कितना आएगा, 1 न्यूटन। अरे ये समझ में आया, फोर्स 1 न्यूटन कब आया, फोर्स 1 न्यूटन तब आया जब हमने ऑब्जेक्ट का जो मास लिया था वो कितना लिया था, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना लिया था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से ये ड्राइव होता है, जो इसकी डेफिनेशन बनती है ये बनती है कि जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स होता है जिसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं, ये कैसे डिफाइंड होता है, एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास। एक ऐसा फोर्स जिससे अगर 1 किलोग्राम मास को हम एक्सेलरेशन दे दें कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन फोर्स बोलेंगे। समझ में आया, अरे आवाज आ रही है मेरी, तो ये समझ में आया व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है, एक ऐसा फोर्स जिससे किसी भी 1 किलोग्राम के मास में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, उस फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। तो देखो जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट लॉ में पढ़ा हमने इनर्शिया के बारे में, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होता है। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में हम पढ़ते हैं कि जो फोर्स लगाते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेथड टू मेजर द फोर्स, और फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। जो फोर्स को मेजर करने का फॉर्मूला आया वो क्या आया, एम ए। एम ए मतलब मास और एक्सेलरेशन का
प्रोडक्ट। ये बताओ यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? जल्दी बताओ।